हाँ देखिए, कक्षा 12 में मैथमेटिक्स में सारणिक के अंतर्गत आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जैसे अब सारणिक का हम प्रसार कैसे करेंगे। सारणिक जैसे आपकी जो भी होती है वो सारणिक हमेशा वर्गाकार रूप में होती है, यानी कि सारणिक में अगर एक पंक्ति है तो एक स्तंभ होगा, अगर किसी सारणिक में दो पंक्तियां दो स्तंभ होंगे, तीन पंक्तियां हैं तो तीन स्तंभ होंगे, चार पंक्तियां तो चार स्तंभ, इस तरीके से। यानी कि आपके सारणिक में जितनी पंक्तियां होंगी उतने आपके होंगे स्तंभ। यानी कि इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सारणिक का जो रूप होता है वो हमेशा वर्गाकार होता है। तो इस तरीके से सारणिक का अगर आपको प्रसार करना है, फिर प्रसार हम करेंगे कैसे, एक कोट के सारणिक का, दो कोट के सारणिक का, तीन कोट के सारणिक का कैसे हम प्रसार करेंगे। तो इसका मतलब आपको इसके बाद फिर सारणिक के कुछ गुणधर्म होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी करनी है। यानी कि सारणिक का प्रसार हम कैसे सारणिक के गुणधर्म के नियमानुसार करेंगे, इसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए, जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्ट हम सारणिक का प्रसार करके उसको हल करने में हमें अधिक कठिनाई महसूस होगी, उसको सरल भाषा में जानने के लिए, उसको आसानी से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सारणिक के विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था सारणिक का क्या रूप होता है, कैसा इसका क्या इसकी क्राइटेरिया होती है, कैसे कैसे इसके बारे में सारी चीज़ों का जिक्र मैंने किया था। अब हम इसका विस्तार जानेंगे, कैसे हम सारणिक का विस्तार करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सारणिक का जो चिन्ह होगा इस तरीके से होगा, सीधी लाइन आपकी होगी। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट हम लिखते 3, अब यहाँ हम अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर लिख दें जैसे A, इसका मतलब डिटरमिनेंट A का मान किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब इसका आपको विस्तार करना है। इसमें देखिए कि पंक्तियां कितनी हैं, एक, स्तंभ कितने हैं आपके, 1। तो इसका मतलब ये है एक कोट की सारणिक है। एक कोट के सारणिक का विस्तार करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि जो एलिमेंट होता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। यानी यहाँ एलिमेंट आपका 3 है, इसका मतलब इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 3। ऐसे फिर एक कोट की कोई सारणिक हो, जैसे a = आपका दिया जाए -4, तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा, -4। इस तरीके से अगर आपकी दो कोट की सारणिक हो, जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें a = इस तरीके से 2 3 4 6, इसका आपको विस्तार करना है। इसमें देखिए आपकी पंक्तियां कितनी हैं, 1 2, स्तंभ कितने हैं आपके, 2। तो इसका मतलब दो पंक्तियां दो स्तंभ है तो सारणिक का रूप यहाँ वर्गाकार है, हमेशा सारणिक का रूप वर्गाकार ही होगा। तो इसका मतलब दो पंक्तियां दो स्तंभ तो सारणिक की कोटि हो जाएगी 2। इसका आपको विस्तार करना है तो आप अपने बाएं हाथ को सबसे ऊपर ले जाओ और दाएं हाथ को सबसे नीचे ले आओ। पहले इस बाएं हाथ के सबसे ऊपर और दाएं हाथ के सबसे नीचे के एलिमेंटों को का आप मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब 6 गुना कितना हो जाएगा, 12। फिर इसके बाद बचे हुए का गुणा करो, 4 3 12 हो जाएगा। बीच में हम माइनस साइन लगाएंगे और इसमें से निकल जाएगा कितना हो जाएगा, 0। यानी कि डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0। तो हम इस तरीके से दो कोट के सारणिक का विस्तार करते हैं। फिर आप देखिए अगर कोई दो कोट की सारणिक हो, जैसे a = आपका दिया जाए 4 -3 5 6, इस तरीके से। यहाँ ये सारणिक आपकी दो कोट की है, क्यों, क्योंकि इसमें पंक्तियां कितने हैं, नंबर ऑफ रोज आपके 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने हैं, 2 हैं। इसका विस्तार आपको करना है। इसका मतलब आप अपने बाएं हाथ को सबसे ऊपर ले जाओ, दाएं हाथ को सबसे नीचे ले आओ, इनको मिलाते हुए अवयवों का गुणा आप करो, तो 6 4 24 और फिर बचे हुए का गुणा करो, तो इसका मतलब -15। अब दोनों के बीच में हम माइनस साइन, अब ये होगा 24 माइनस माइनस का गुणा प्लस 15 बराबर हो जाएगा कितना, 39। इस तरीके से इस सारणिक का मान हो जाएगा। अगर आपकी 3 कोट की सारणिक हो, जैसे मान लीजिए आपकी कोई सारणिक ऐसी है जो 3 कोट की है, अर्थात उसमें पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ भी आपके कितने हैं, 3। इसका आपको विस्तार करना है। जैसे a = आपको दिया जाए 1
2 4 3 6 2 4 5 1 इस तरीके से। ये आपकी देखिए इसमें पंक्तियां कितनी हैं आपकी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज बाएं से दाएं की रोज क्षैतिज दिशा में 1 2 3 पंक्तियां आपकी कितनी हैं 3। स्तंभ आप ऊपर से नीचे हो 1 2 3 स्तंभ आपके 3। इसका आपको विस्तार करना है। इसका विस्तार करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका विस्तार आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं, यानी कि किसी सारणी का विस्तार हम कितने प्रकार से कर सकते हैं यहां आपको देखना है। या आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर दो या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार कर दो। यानी कि अगर इसमें पंक्तियां 3 हैं, स्तंभ 3 है, तो इसका मतलब हम 3 पंक्तियों में से किसी पंक्ति के आधार पर इसका विस्तार कर सकते हैं, 3 स्तंभों में से किसी भी प्रकार से इसका विस्तार कर सकते हैं। यानी कि चाहे पहले पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करो, चाहे दूसरे पंक्ति के सापेक्ष, चाहे तीसरे पंक्ति के सापेक्ष, यानी 3 ढंग ये हो गया। आप चाहे पहले स्तंभ के सापेक्ष, चाहे दूसरे स्तंभ के सापेक्ष, चाहे तीसरे स्तंभ के सापेक्ष, यानी 3 ढंग स्तंभ के आधार पर और 3 ढंग पंक्ति के आधार पे, इसका मतलब कुल कितने ढंग हो गए आपके 6 ढंग हो गए। यानी कि हम इस सारणी का विस्तार कर सकते हैं कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पहली पंक्ति के सापेक्ष मान लीजिए इसका विस्तार करना है, तो यहाँ लिखेंगे कि R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर इसका हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने चल रहे हैं। अब जब आप पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं तो उस पहली पंक्ति के जो जो अवयव हैं उनको छोड़ करके बाकी आपको काम करना है। बाकी से आपको समझिए उपसारणी बनानी है। उपसारणी का मतलब क्या, कि सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने के बाद जो आपकी सारणी बचती है उसे हम उस अवयव की उपसारणी कहते हैं। जैसे आप पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो पहली पंक्ति में देखेंगे कि पहला अवयव कौन है, 1। अब 1 को आपको छोड़ना है, अर्थात 1 की उस पंक्ति को छोड़ देना है और उस स्तंभ को छोड़ देना है, वह 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आता होगा। जैसे एक आपका पहली पंक्ति में आ रहा है, इसको हम ऐसे कट कर देंगे, छोड़ देते हैं, समझिए। फिर पहले स्तंभ में आ रहा है, इसको ऐसे छोड़ देंगे हम। अब ये इतना बचेगा, इसी को हम लिखेंगे। तो जिस अवयव को ले रहे हैं उसको बाहर लिखेंगे, इसको बाहर रखते हैं। अब एक सारणी बनानी है। अब इसके साथ कौन सारणी लिखा जाएगा, 1 का उपसारणी लिखा जाएगा। 1 का उपसारणी का मतलब अवयव 1 जिस पंक्ति में आ रहा है उसको छोड़ दो, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दो, बची हुई जो आपकी सारणी होगी उसे अवयव 1 की हम उपसारणी कहेंगे। तो क्या बच रहा है, 6 2 5 1। फिर इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कौन है, 2। अब इसको लिखेंगे। अब इसका हम उपसारणी देंगे, लेकिन देखिए इसका मुझे साइन लेना है। जो बाहर आपके हैं इनका मुझे चिन्ह लेना है। चिन्ह लेने का ये तरीका है, इसके लिए आप -1 की पावर i प्लस जे लिखिए। i का मतलब आईवी पंक्ति है, j का मतलब जेवा स्तंभ है। अब हम देखेंगे कि जिस अवयव को हम ले रहे हैं वह किस पंक्ति और किस स्तंभ का है। जैसे अवयव 1 को हमने लिया तो 1 किस पंक्ति का है, पहले, किस स्तंभ का है, पहले। तो इसका मतलब -1 का पावर 1 + 1 माने पंक्ति, पहला स्तंभ पहला, तो -1 का पावर होगा 2 और -1 का पावर 2 माने -1 गुणे -1, तो इसका मतलब +1। इसका क्या मतलब, इसका साइन का चिन्ह क्या, इसका चिन्ह क्या आया, प्लस। तो 1 के लिए हम कौन चिन्ह लगाएंगे, प्लस। फिर इसी तरीके से अब 2 के पहले क्या चिन्ह आएगा, यानी कि 2 का साइन क्या होगा,
तो 2 का साइन लिखने के लिए हम फिर यही काम करेंगे कि -1 पावर आई प्लस जी, -1 पावर आई माने पंक्ति, यानी 2 को आप ले रहे हो तो 2 किस पंक्ति का है? पहली पंक्ति का है। किस स्तंभ का है? दूसरे स्तंभ का है। तो इसका मतलब 1 + 2, अब ये होगा -1 का पावर 3, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, -1 -1 तो -1, यानी कि इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहां माइनस साइन लगाएंगे। मैंने कहा कि इसका चिन्ह हो गया। अब इस अवयव की उपसारणिक लिखेंगे, तो इस अवयव का उपसारणिक माने ये जिस पंक्ति में आता होगा उसको ऐसे कट कर दो, जिस स्तंभ में आता हो उसको ऐसे छोड़ दो। अब बचा क्या? 3 4 2 1, इसको उसी क्रम में लिख दो, तो 3 4 2 1 ये हो गया। अब पहली पंक्ति का एक एलिमेंट और बच रहा है कौन? 4, उसको भी हम लिखेंगे। इसके पहले इसका चिन्ह लगाएंगे। इसका चिन्ह भी कैसे लगाएंगे? इसी -1 की पावर आई प्लस जे के द्वारा। अब हम क्या लिखेंगे कि 4 किस पंक्ति का है? पहली। किस स्तंभ का है? देखो तीसरे। तो 1 + 3, 3 1 4, -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 का मतलब माइनस का पावर अगर सम होगा तो उसका चिन्ह आएगा प्लस, तो इसलिए इसके पहले क्या लिखेंगे? प्लस। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए 4 का उपसारणिक लिखेंगे, यानी कि 4 जिस पंक्ति में आता होगा उसको छोड़ेंगे, जिस स्तंभ में आता होगा उसको छोड़ेंगे, बचे हुए सारणी को लिखेंगे। इसका मतलब क्या? 3 6 4 5 इस तरीके से। क्योंकि मैंने आपको 2 कोड के, अब जो भी आपकी यहाँ उपसारणी बच रही है ये 2 कोड की ही है। अगर 2 कोड की है उसका आपको विस्तार करना है, तो उसका विस्तार करने का तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बाएं हाथ को सबसे ऊपर ले जाओ, दाएं हाथ को सबसे नीचे ले जाओ। अब इसका मल्टीप्लाई करो पहले। अब 1 अगर इसके बाहर है तो इसका मतलब 1 का इसके विस्तार में गुणा होगा। इसके बाहर अगर -2 है तो -2 का इसके विस्तार में गुणा होगा। इसके बाहर अगर +4 है तो +4 का इसके विस्तार में गुणा होगा। तो 1 का गुणा होगा किस में? इसके विस्तार में। इसका विस्तार कैसे करेंगे? बाएं हाथ को सबसे ऊपर, दाएं हाथ को सबसे नीचे, पहले इसका मल्टीप्लाई, तो 1 छक्का 6 हो गया। फिर बचे हुए का गुणा 10 हो गया। दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह? माइनस चिन्ह। फिर क्या? -2। फिर इसके लिए काम करना, देखिए बाएं हाथ को सबसे ऊपर ले जाओ, दाएं हाथ को सबसे नीचे ले आओ, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, तो 1 यानी 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, बीच में माइनस साइन हो गया। फिर इसके बाद +4 हो गया। फिर इसका गुणा 5 यानी 15, 6 चौक 24, बीच में माइनस हो गया। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 1। अब देखिए इसको आप जोड़ो और घटाओ, तो 10 -10 6 का मतलब -4 हो गया। फिर -2, फिर 3 -8 का मतलब -5 हो गया। फिर +4, 15 -24 का मतलब -9 हो गया। अब यहां देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -4, इसका इसमें मल्टीप्लाई +10, इसका इसका मल्टीप्लाई -36। अब ये होगा क्या? -4 -36 +10, तो ये होगा क्या आपका? -40 और +10 बराबर होगा -30। तो इसका मतलब इसके सारणिक का मान कितना आ गया? -30। इसी तरीके से हम सारणिक के विस्तार का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सारणिक अगर 3 कोड की और कोई दूसरी हो तो उसका भी विस्तार आप पहली पंक्ति के सापेक्ष करो, या दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करो, या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करो, या पहले स्तंभ के सापेक्ष, या दूसरे स्तंभ के सापेक्ष, या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष। इस प्रकार से 3 कोड के सारणी का हम विस्तार करने का काम करते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि विस्तार करने का ढंग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब जैसे इसी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है सारणी के गुणधर्म से, यानी कि कोई प्रश्न आपका ऐसा आ सकता है कि जो विस्तार करने, डायरेक्ट विस्तार करने के तरीके से आप उसको नहीं हल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें काम ये करना होगा कि उसके गुणधर्म के ऊपर जाना होगा। जैसे कोई सारणिक आपकी है, सारणिक आप बिना विस्तार किए हुए उस सारणिक की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो बिना विस्तार किए हुए सारणिक का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है, सारणिक का मान निकालना है, तो उसके मान को निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा? उसके जितने प्रॉपर्टीज होते हैं उन प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए उसको सॉल्व करने का काम करेंगे।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये समझनी है कि जैसे मान लीजिए कोई सारणी आपको दी गई है और उस सारणी को देख करके आपको उसकी वैल्यू बतानी है, तो यहां सबसे पहला गुण आपको ये समझना है कि सारणी के गुणधर्म, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 ये सीखनी है कि जैसे कोई सारणी आपकी है, अगर किसी सारणी की 2 पंक्तियां या आपके 2 स्तंभ, ये दोनों क्या हो जाए, सर्वसम हो जाए। सर्वसम का मतलब आपस में समान हो जाए। अगर सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में सर्वसम हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। जैसे कोई भी आपकी सारणी है, मैंने कहा कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान ये 0 होता है। यानी कोई सारणी आपकी दी जाए और उस सारणी की 2 पंक्तियां चाहे आपस में समान हो और या 2 स्तंभ आपस में समान हो, तो उस सारणी का बिना विस्तार किए हुए हम बता सकते हैं कि सारणी का मान कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपको हम दे दें सारणी का, देखो चिन्ह डेल्टा होता है, ये भी सारणी का चिन्ह है। अब ये आपका हो जाए 1 2 3, फिर 1 2 3 और 4 5 7, इस तरीके से इस सारणी का मान मुझे बताना। अगर आपसे कहे कि आप इसका मान बताओ, लेकिन कैसे, बिना विस्तार किए हुए, तो चूंकि मैं सारणी का मान जो निकालता हूं वो विस्तार करके ही मैं निकालता हूं। और अगर ये शब्द लगा दिया कि आप इस सारणी का मान निकालो कि बताओ इस सारणी की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन कैसे, बिना विस्तार किए हुए, यानी कि आपको उसको पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति या पहले स्तंभ या दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करने का काम नहीं करना है। यानी कि बिना विस्तार किए हुए आपको बता देना है कि इस सारणी की वैल्यू कितनी आएगी। तो जब आपसे कहे कि आप इसका वैल्यू बताओ बिना विस्तार किए हुए, तो ऐसी दशा में मुझे उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना होगा। और उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर हम कैसे जाएंगे, तो उसके जितने प्रॉपर्टीज होते हैं सारे प्रॉपर्टीज को हम उसमें टैली करवाएंगे कि आखिर इस सारणी में कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी आपको सारणी दिया जाए तो आप उसमें देखो कि क्या इसकी 2 पंक्तियां आपस में समान हैं या इसके 2 स्तंभ आपस में समान हैं। समान होने का मतलब यह है कि पहली पंक्ति के जो एलिमेंट है क्या वही एलिमेंट किसी दूसरे पंक्ति के भी हैं, या पहले स्तंभ के जो एलिमेंट हैं क्या वही दूसरे स्तंभ के भी एलिमेंट हैं। अगर ऐसी बात होती है तो मैं वहां कहूंगा कि हाँ इस सारणी की 2 पंक्तियां सर्वसम हैं, या मैं कहूंगा कि हाँ इस सारणी के 2 स्तंभ क्या हैं, सर्वसम। यहां हम चूंकि देख रहे हैं कि अगर मैं पहली पंक्ति के ऊपर नजर रखूं तो पहली पंक्ति के एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं देखूंगा कि क्या 1 2 3 किसी दूसरे पंक्ति के भी हैं, तो हाँ मुझे दिखाई दिया कि ये दूसरे भी पंक्ति के हैं। तो अगर मैं यहां देखता हूं कि पहले और दूसरे दोनों पंक्तियों के मान आपस में सर्वसम हैं, तो जब ये सर्वसम है तो मैं यहां बड़ी आसानी के साथ सारणी के प्रॉपर्टीज से कह दूंगा कि सारणी का मान कितना आएगा, 0। यानी बिना विस्तार किए हुए सारणी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब मान लीजिए मुझे इस गुणधर्म की सत्यता की जांच करनी है कि क्या यह गुण सही है कि यह गुण गलत है। इसकी परख अगर आपको करनी है तो आप वो पिछला नियम लागू करो। कौन सा पिछला नियम, कि जिस तरीके से आप 3 कोड के सारणी का विस्तार करने का काम करते थे, तो हमें देखना है कि इसका विस्तार मैं अगर करूं तो क्या विस्तार करने के बाद भी रिजल्ट 0 ही आता है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे सारणी का आपको दिया गया 1 2 3, फिर 1 2 3,
फिर 4 5 7 इस तरीके से दिया गया। अब इसका आपको विस्तार करना है तो आप पहली पंक्ति के सापेक्ष या दूसरी या तीसरी या पहले कॉलम या दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम किसी के सापेक्ष आप इसका विस्तार करो। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करूंगा, तो जब आप पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करना चाहेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो मैंने कहा कि इसके लिए आप पहली पंक्ति के जितने एलिमेंट हैं उसको आप रोकते चले जाओ। जैसे आप पहली पंक्ति के पहले एलिमेंट को रोक लो, अब इसके साथ इसकी उपसारणिक लिखो। अब इसकी उपसारणिक कैसे लिखी जाएगी? तो एक जिस पंक्ति में आता हो उसको छोड़ दो और जिस स्तंभ में आता हो उसको छोड़ दो। तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचाइए जिस क्रम में है उसी क्रम में आप लिख दो। फिर इसके बाद 2 के लिए आप काम करो, जिस पंक्ति में आवे उसको छोड़ दो, जिस स्तंभ में आवे उसको छोड़ दो। तो 1 4 3 7 हो गया। फिर 3 की बात करेंगे तो इसके लिए जिस पंक्ति में आता हो उसको छोड़ दो, जिस स्तंभ में आता हो उसको छोड़ दो। 1 2 4 5 इस तरीके से। अब बाहर वाले एलिमेंटों के लिए मुझे साइन का प्रयोग करना है, चिन्ह लेना है। चिन्ह लेने का क्या तरीका होता है? मैंने कहा कि -1 की पावर i प्लस j का प्रयोग करेंगे। आयमी पंक्ति होता है, जेवा स्तंभ होता है। मैं देखूंगा कि जो आपके बाहर वाले एलिमेंट लिखे गए हैं ये आखिर किस पंक्ति और किस स्तंभ के होते हैं। तो पता चला कि ये पहला एलिमेंट जो है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है। इसका मतलब यहां अगर 1 लिखेंगे तो 1 2 हो जाएगा, -1 पावर 2, और 2 एक इवन नंबर है इसलिए इसका चिन्ह क्या आएगा? प्लस। इसका इसके लिए चिन्ह माइनस आएगा, इसके लिए चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा। अब 2 कोड के सारणी का विस्तार करने का तरीका मैंने बताया कि बाएं हाथ को सबसे ऊपर ले जाओ, दाएं हाथ को सबसे नीचे, इसका मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 14 - 15 होगा, फिर -2 ऐसे इसको करोगे तो 7 - 12 होगा, ऐसे फिर इसका करोगे तो 5 - 8 होगा। अब इसका जोड़ो और घटाने का काम करोगे तो -1 आएगा, इसके साथ करोगे तो -5 आएगा, इसके साथ करोगे तो -3 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -1, फिर +10 आएगा, फिर -9 आएगा। ये जुड़ जाएंगे तो -10 और +10 ये कट के 0 आ जाएगा। तो सारे का मान मैंने देखा कि 0 आ गया। तो इस तरीके से आपका पहला नियम ये कहता है कि अगर किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में समान हो तो सारणी का मान मेरा क्या होगा? 0 होगा। जैसा कि मैंने यहाँ विस्तार करके भी देख लिया। और वो बात अगर इस नेचर में मैं लगाता हूँ, इसके प्रॉपर्टी में मैं लगाता हूँ, तब भी क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब ये बात आपको समझनी है। किसी सारणी को देख करके भी मैं बता सकता हूँ कि सारणी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसका मतलब वहां हो सकने के लिए आपको इसके प्रॉपर्टी के ऊपर जाना होगा। अब बची हुई जितनी आपकी प्रॉपर्टियां हैं हम अगले लेक्चर में उस चीज को सीखने का काम करेंगे।